द हिंदू का आर्टिकल है और न्यूज़ क्या है, जयराम रमेश मूव्स प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट कल्चर मिनिस्टर किशन रेड्डी। यानी जो एक कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम भी आपने सुना होगा, नाम है उनका जयराम रमेश, और वो अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आए हैं। तो क्या हमको याद रखना है, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रिविलेज मोशन होता क्या है, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे क्यों लेकर आए, थोड़ा सा राजनीतिक मामला है, समझ लेते हैं। देखिए, भारत में नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक होता है, तो एक आप समझ सकते हो कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, अगर हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी को, तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो उसमें एक अपॉइंटमेंट को लेकर विवाद हो गया है। कहा गया है कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी में जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो हमारे कल्चर मिनिस्टर ने किया है, संस्कृति मंत्रालय ने, या संस्कृति के जो मंत्री साहब हैं किशन रेड्डी साहब, इन्होंने किया है। और इन्होंने क्या किया है कि जिस पद पर अपॉइंटमेंट किया है, जिस पद पर अपॉइंटमेंट किया है और जिस व्यक्ति को किया है, कहा जा रहा है कि वो एलिजिबल नहीं है उस पद के लिए, या फिर वो एलिजिबिलिटीज नहीं रखता है जो उस पद के लिए ज़रूरी हैं। तो ये विवाद है। तो चलिए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपकी दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी क्या होती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी एक चीज़ कवर करके यहीं ख़त्म कर देते हैं, और वो आएगा नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी क्या होता है। पहली चीज़ तो यह है कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है ये कल्चर मिनिस्ट्री या संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा कि इसके जो भी इसके अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर आप देखोगे कि कल्चर मिनिस्टर करता है, संस्कृति मंत्री करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखना। दूसरी चीज़ क्या है कि भारत में एक एक्ट है, और एक्ट का नाम क्या है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट है। यानी जो भारत के प्राचीन स्मारक हैं उनसे रिलेटेड एक्ट है, और उसी के तहत 2010 में इसकी यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, पहली चीज़। और नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जैसा नाम से ही पता चलता है, इसका काम क्या है कि भारत में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं या प्राचीन स्मारक हैं, उनका संरक्षण या प्रोटेक्शन करना। यानी भारत की जो प्राचीन विरासत है, भारत के जो प्राचीन स्मारक हैं, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे लाल किला हो गया, इनका संरक्षण करना ही नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का मुख्य काम है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए ये जानना कि जो प्रिविलेज मोशन आया ये क्या होता है। अब चलिए समझते हैं कि प्रिविलेज मोशन, जो द हिंदू का आर्टिकल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रिविलेज मोशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि जो संसद है या संसद का प्रत्येक सदन है, यानी जो संसद का या पार्लियामेंट का हाउस है, आपको पता है कि पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो प्रत्येक हाउस की कार्यवाही को चलाने के लिए प्रस्ताव लाने पड़ते हैं। यानी कोई आप प्रस्ताव लाते हो, उस पर चर्चा होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक हाउस की कार्यवाही बढ़ती रहती है। इसलिए जो ये मोशन आपको मिलेगा, जिसको हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, ये पार्लियामेंट्री फंक्शन के लिए एक एसेंशियल, आप समझ लीजिए कि प्रोविज़न है, या आप समझ सकते हो कि एसेंशियल एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी है। बिना मोशन के काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप मोशन लेकर आओगे तभी आप पार्लियामेंट को या हाउस को आगे बढ़ाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रस्ताव लाना। किसी भी काम को करने के लिए प्रस्ताव बहुत ज़रूरी है। आप किसी को पसंद करते हो तो आपका जो उसके साथ रिश्ता होगा तभी आगे बढ़ेगा जब आप उसको प्रस्ताव रखोगे उसके सामने। वैसा ही थोड़ा सा इसमें आप टेक्निकल समझ सकते हो कि वैसा ही एक मोशन का व्यवस्था है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और आपको अगर संसद के किसी सदन की कार्यवाही या पार्लियामेंट के किसी हाउस की कार्यवाही को आगे बढ़ाना है तो मोशन के माध्यम से ही आप कार्यवाही करते हो या आगे बढ़ाते हो। अब बात आती है कि प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है। हम क्या समझेंगे, पार्लियामेंट्री आखिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है क्या, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, संसद के सदस्यों को
ये क्यों दिया गया है। देखिए, अगर मैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करूं तो भारत में संसद को या फिर संसद के सदस्यों को या फिर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं या संसदीय समितियां हैं उनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं और इम्यूनिटी दी गई है। क्यों? ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से संचालित कर सके। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भारत में चाहे वो आप ये कह सकते हो कि संसद का प्रत्येक सदन हो, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर संसद के सदस्य हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर आपको पता है कि पार्लियामेंट कमिटीज़ भी होती हैं कामों को संचालित करने के लिए। तो पार्लियामेंट कमिटीज़ को कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए गए हैं, साथ ही साथ कुछ इम्यूनिटी दी गई है ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। अब इसका प्रोविज़न क्यों लाया गया? क्योंकि इसका एक इतिहास है। अगर देखें, भारत में सबसे पहले जो बात शुरू हुई कि प्रिविलेज मोशन क्यों होना चाहिए, भारत में सांसदों को या संसद के सदन को क्यों विशेषाधिकार होना चाहिए, तो हमको पता है कि ब्रिटिश एरा में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर होता क्या था कि सदन के बारे में कोई भी कुछ कमेंट कर देता था। जो सदन के सदस्य होते थे, भले अंग्रेज रहते थे, लेकिन वो इस बात से नाराज होते थे कि भारत में कोई सम्मान नहीं है। इसलिए आप अगर देखोगे तो जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको हम 1919 वाला बोलते हैं, उसमें सबसे पहले ये आया कि संसद के सदस्य को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये सबसे बड़ी बात कही गई थी 1990 में। पहली चीज़ 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये सिर्फ संसद के सदस्यों पर लागू होता है? नहीं, ये जो भी ऐसे लोग हैं जिनको संसद में भाग लेने का, उनमें बोलने का अधिकार प्राप्त है, उनको भी इस प्रकार के प्रिविलेज या विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। जैसे आपको पता है, हम सबको पता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी, जिसका मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में है, जिसको आप सामान्य शब्दों में केंद्र सरकार का वकील या सरकारी वकील भी बोलते हो, चूंकि उसको संसद के प्रत्येक सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संसद की प्रत्येक कमेटी में बोलने का अधिकार है, तो उसको भी प्रिविलेज प्राप्त हुए या विशेषाधिकार प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी मिले हैं, साथ ही साथ ऐसे वे सभी लोग जिनको संसद के प्रत्येक सदन में या ज्वाइंट सिटिंग में या उसकी किसी कमेटी में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, उसको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिले हुए हैं। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए। तीसरी चीज़ है, हमको पता है कि भारत में संसद का निर्माण या पार्लियामेंट का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना है या प्रेसिडेंट से मिलकर होता है। लेकिन भारत में प्रेसिडेंट को किसी भी प्रकार के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट यद्यपि पार्लियामेंट का, संसद का एक भाग है, कंपोनेंट है, लेकिन उसके ऊपर संसदीय विशेषाधिकार लागू नहीं होते हैं या उसको संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिले हुए हैं। तो बात आती है कि प्रेसिडेंट के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया कि सारे सदस्यों को पार्लियामेंट्री, आप कह सकते हो कि प्रिविलेज मिले हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को ही क्यों नहीं मिले हुए हैं? तो प्रेसिडेंट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से आर्टिकल किया गया है राष्ट्रपति के लिए, आर्टिकल 361। तो जो आर्टिकल 361 है, ये राष्ट्रपति के लिए अलग से विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। तो पहली चीज ये जान लीजिए। अब हम देखते हैं कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कौन कौन से प्रोविजन हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करते हैं, या फिर हम देखें क्या संसद ने कोई स्पेशल कानून बनाया है जो संसदीय विशेषाधिकारों की बात करता है। तो संसद ने ऐसा कोई स्पेशल अभी तक कानून नहीं बताया है जो सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को कोडिफाई करे या एक कोड के रूप में लेकर आए। फिर बोल रहा हूं कि संसद ने आज तक भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जो सभी प्रकार के जो विशेषाधिकार हैं, चाहे वो संसद के सदन को मिले हों या सदस्यों को मिले हों या कमिटीज़ या समितियों को मिले हों, उनको एक कोड के रूप में, एक कानून के रूप में लेकर आए। ऐसा आज तक संसद ने किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया है। तो बात आती है, तो क्या भारत में पार्लियामेंट्री फिर प्रिविलेज हैं कैसे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 में संसदीय सदस्यों को दो प्रकार के विशेषाधिकार मिले हैं, या दो प्रकार के विशेषाधिकार मोटे तौर पर आप कह सकते हो। पहली चीज कि सभी को संसद के प्रत्येक सदन में बोलने की स्वतंत्रता है, यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ
स्पीच है जो एक विशेष प्रकार का अधिकार है जिसे हम विशेषाधिकार कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, जो दूसरा अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के माध्यम से मिला है, वो कहता है राइट ऑफ पब्लिकेशन, यानी संसद की जो कार्यवाहियां हैं उनका भी प्रकाशन का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। पहले तो बोलने की स्वतंत्रता है 105 में, साथ ही साथ संसद ने जिन व्यक्तियों को यह अधिकार दे रखा है कि वो संसद की कार्यवाही को पब्लिश्ड करे या प्रकाशित करे, तो उसको भी इस प्रकार की स्वतंत्रता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 से प्राप्त हुई है। क्या सिर्फ इतनी ही प्राप्त हुई है? नहीं, एक विशेषाधिकार और है। एक विशेषाधिकार क्या है? एक विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को यह है कि संसद के सदस्य जो हैं वो सिविल मामलों में, ऐसे मामले सिविल और क्रिमिनल दो प्रकार के मामले होते हैं कानूनी, जिसमें सिविल मामले वो होते हैं जो विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होते हैं और उनमें किसी प्रकार के अपराध की संभावना नहीं होती है। जैसे अगर आपका आपके भाई के साथ प्रॉपर्टी का विवाद है तो आप दोनों अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो। अगर आपका अपनी पत्नी के साथ तलाक का मामला है तो वो दोनों आप अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हो। तो यहाँ पर कोई दोनों में अपराधी नहीं है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं सिविल केसेस। अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जिसमें अपराध हुआ हो या क्राइम हुआ हो, जैसे मर्डर, जैसे रेप। तो यहाँ पर क्या है, कहा जा रहा है कि संसद के सदस्यों को सिविल केसेस में जब सेशन चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी संसद के सदस्यों को एक प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त है और भारत में एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908, उसी के तहत ये इम्यूनिटी प्रदान की गई है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत ये कहा गया है कि सिविल केसेस में संसद के सदस्यों को, सिविल केसेस में सदन जब चल रहा उसके 40 दिन पहले सत्र के और 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये विशेष प्रकार की इम्यूनिटी संसद के सदस्यों को प्रदान की गई है। दूसरी बात, प्रिविलेज कमेटी क्या होती हैं? देखिए, प्रिविलेज जो कमेटीज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज कमेटीज दरअसल एक प्रकार की स्टैंडिंग कमेटी होती हैं और यहाँ का काम क्या होता है कि अगर विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उनकी जांच करना, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी जो भी अगर किसी संसद के सदस्य ने या फिर किसी बाहरी व्यक्ति ने अगर संसद के प्रिविलेज का या विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तो उसके जांच के लिए एक प्रिविलेज कमेटी का भी प्रोविजन है। अगर हम लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी की बात करें तो उसमें 15 सदस्य होते हैं, जो अगर किसी के द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो वो जांच करती है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 10 सदस्यों से मिलकर एक प्रिविलेज कमेटी बनाई जाती है जो विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है। पहली चीज तो हमने ये समझ लिया, बड़े तौर पर हमने समझा कि आखिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी संसद के सदस्य ने या किसी बाहरी व्यक्ति ने, किसी न्यूज़ चैनल ने अगर विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, तो विशेषाधिकारों का अगर उल्लंघन, चाहे वो संसद को गलत सूचना देके किया हो, मान लिया किसी सदस्य ने मंत्री जी से क्वेश्चन पूछा और मंत्री जी ने कोई गलत सूचना दे दी या कोई सूचना छुपा दी, तो संसद का सदस्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आ सकता है, प्रिविलेज मोशन लेकर आ सकता है। पहली चीज है। अब यहां पर यह याद रखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव कौन लाता है? संसद का कोई भी सदस्य मंत्री जी के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी इस प्रकार का विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने सही जानकारी नहीं दी है या सही जानकारी छिपाई है, तो वो इसे अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन मानकर इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकता है। साथ ही साथ बाहरी किसी व्यक्ति के ऊपर भी इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है कि उसने सदन की गरिमा का हनन किया है या फिर विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ समय पहले जी न्यूज़ के एक एडिटर के ऊपर संसद के एक सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का या विशेषाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया था और उसके खिलाफ वो प्रस्ताव लेकर आए थे। पहली चीज। दूसरी चीज, इस प्रस्ताव की अनुमति कैसे मिलती है, इस प्रस्ताव पर प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। तो देखिए, इस प्रस्ताव के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो स्पीकर, और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो चेयरपर्सन या चेयरमैन, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
सबसे पहले प्रस्ताव जब इनके पास आता है तो जो फर्स्ट स्क्रूटनी होती है या प्रथम जांच होती है तो इन्हीं के द्वारा की जाती है और उसके बाद ये प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नकार सकते हैं। अगर इनको कुछ समस्या होती है तो ये इसको फिर एक प्रकार की कमेटी, जिसका हमने अभी जिक्र किया था, जिसे हमने कहा था प्रिविलेज कमेटी, उसको स्थानांतरित कर देते हैं और फिर प्रिविलेज कमेटी इस प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करती है और देखती है क्या वाकई में विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और अगर जिसने विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तो उसको कितनी सजा दी जानी चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि आपको पता है कि इंदिरा जी ने जब 1976 में इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, तो जनता पार्टी की सरकार आई थी और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई और गृह मंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह, जिनके नाम पर लखनऊ में एयरपोर्ट है। चरण सिंह जी वो इंदिरा जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव या विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आए थे और उन्होंने ये बात कही कि इंदिरा जी ने संसद के विशेषाधिकारों का या संसद के सदस्यों का विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया या हनन किया है। उसके बाद इंदिरा जी के ऊपर कार्यवाही भी हुई थी, तो इस बात को याद रखिएगा। अब जो प्रिविलेज को गवर्न किया जाता है, क्या लोकसभा में उसके लिए कोई रूल है? तो बिल्कुल है। जो लोकसभा की रूल बुक है उसमें रूल नंबर 222, लोकसभा का रूल नंबर 222 और राज्यसभा का, यानी इसको आप लोकसभा समझ सकते हो, इसको राज्यसभा अगर कहो तो रूल नंबर 187। इन दोनों में जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है इसको कैसे गवर्न करना है, इस बात को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे।